हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मेज़म खान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हमें पता है कि कल जिपमर पांडिचेरी नर्सिंग ऑफिसर का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और बहुत जल्दी स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी हमें देखने को मिल सकती है। स्किल टेस्ट नाम से बहुत सब एस्पिरेंट्स को डर लगता है, क्योंकि जैसे जो लोग फ्रेशर हैं, जिन्होंने कभी हॉस्पिटल में काम नहीं किया, उनके लिए एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है स्किल टेस्ट देना। लेकिन डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद स्किल टेस्ट दिया हूँ जिपमर का और मैं क्वालिफाइड भी हूँ उसमें। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बताना चाहूँगा कि कैसे स्किल टेस्ट होता है, अंदर कितने स्टेशन होते हैं, स्किल लैब कैसी होती है, स्किल लैब में क्या करना होता है, कितने क्वालिफाइड मार्क्स होते हैं, और स्किल लैब के प्रेशर को हैंडल कैसे किया जाए। क्योंकि मैं भी पहली बार स्किल टेस्ट देने गया था, तब जो मुझसे इमेजेस पूछी गई थी, इमेजेस का सॉरी इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे, इंस्ट्रूमेंट के मुझे नाम लिखना थे, तो मैं वहाँ हेजिटेट हो गया और एक इंस्ट्रूमेंट का नाम मैं गलत लिख दिया था, जबकि मुझे पता था और मुझे याद नहीं आया। तो आपको सबसे पहले एक कीप एंड काम माइंड, एकदम रिलैक्स रह के स्किल लैब में जाना होता है। और क्या क्या अंदर पूछ सकते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना होता है उसके लिए, वो मैं आपको एक ब्रीफ में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो जो लोग जिपमर में अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई हुए हैं, उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट फॉर स्किल टेस्ट। और सेकंड थिंग, जिपमर जिपमर का कैंपस भी बहुत अच्छा है और पौंडीचेरी एक लाइफ टाइम रहने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। एक दुनिया के परेशानियों से सबसे शांत जगह है, समुद्र किनारे, बहुत अच्छा लगता है वहाँ से। जब आप स्किल टेस्ट देने जाएं, तब मैं एडवाइस दूंगा 1 या 2 दिन पहले जाएं, आप अच्छे से पांडिचेरी को एक्सप्लोर करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा उधर। मैं बताता हूँ जिपमर स्किल टेस्ट की जो डेट बहुत जल्दी हमको देखने को मिल सकती है। और डेट स्किल टेस्ट के साथ क्या होता है, सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये भी जब स्किल टेस्ट देने जाते हैं तभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट जो जो रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जब इसका पीडीएफ आया था, पीडीएफ के अंदर मेंशन किया होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम हमको चाहिए होंगे। जब हम फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के लिए जो सब एक पीडीएफ में सब कुछ मेंशन होता है। मैं इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट वो 1 साल के अंदर का होना चाहिए, 1 ईयर के। 1 ईयर से ज़्यादा पुराना उसकी डेट नहीं होना चाहिए, 1 साल का होना चाहिए। और अगर कोई जीएनएम है, जीएनएम कैंडिडेट, जीएनएम, और वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना लगाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसमें बेड कैपेसिटी मेंशन होना चाहिए, बेड कैपेसिटी प्लस जॉब ड्यूरेशन उसमें मेंशन होना चाहिए, जॉब ड्यूरेशन, कि आपने किस डेट तक उस हॉस्पिटल में जॉब की। ये चीज इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है डॉक्यूमेंट्स में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो जिपमर पांडिचेरी की वेबसाइट के ऊपर उसने आपको बताया था कि ये डॉक्यूमेंट्स लगना है, वो सब आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करते हैं स्किल टेस्ट के बारे में। स्किल टेस्ट अकॉर्डिंग टू 2022, जो स्किल टेस्ट में खुद अपियर हुआ था, उस स्किल टेस्ट के अंदर 100 मार्क्स का स्किल टेस्ट हमको देखने को मिला था, 100 मार्क्स। और 50 मार्क्स थे क्वालिफाई थे, 50 मार्क्स हमको लाना था क्वालिफाई होने के लिए। स्किल टेस्ट के अंदर क्या क्या होता है, एक होती है स्किल लैब। स्किल लैब में आपको, मेरे टाइम पे हुआ था, चार पर्सन को हमको एक साथ स्किल लैब में ले गए थे। स्किल लैब में जाने के बाद हमको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। इंस्ट्रक्शन में क्या थे, स्टेशन लिख रहा हूँ मैं, स्टेशन में आपको बताता हूँ क्या होते हैं। स्टेशन 1, स्टेशन, एवरी स्टेशन 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट। और उस स्टेशन पे हमको क्या करना है, स्टेशन पे क्या काम करना है, वो हमको पहले से वहाँ इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, एक लेबल लगा होगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि क्या हमको फॉलो करना है।
हर स्टेशन के ऊपर एक ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर जो हमको सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व कि हम क्या काम कर रहे हैं। वो आपसे बोलेगा कुछ नहीं, आपको भी वहाँ बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करने का काम रहेगा। थर्ड, अगर कहीं हिस्ट्री लेने वाला स्टेशन होता है, किसी स्टेशन पर हमें हिस्ट्री लेना है तो हमको सिर्फ इंग्लिश यूज करना है। एवरी 5 मिनट, जैसे ही आपको स्टेशन पर 5 मिनट होगा, एक रिंग बजेगी, रिंग बजेगी और आपको स्टेशन चेंज करना है, स्टेशन चेंज। इस तरह के इंस्ट्रक्शन आपको पहले ही दे दिए जाएंगे वहाँ पे। अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस होता है, लाइक मैं 2022 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अगर कुछ चेंज होता है इस बार के, तो आपको पहले से बता दिया जाएगा कि अंदर आपको क्या क्या फॉलो करना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक स्टेशन पे हमको क्या देखने को मिला। तो मैं जब स्टेशन 1 पर गया था, स्टेशन 1, मुझे स्टेशन 1 पे देखने को मिली थी इंस्ट्रूमेंट की इमेज, रियल इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स 1 से 20 तक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। हर इंस्ट्रूमेंट के आगे एक एक नंबर डाला था, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 20 वहाँ इंस्ट्रूमेंट रखे थे। और 20 इंस्ट्रूमेंट के लिए मुझे एक पेपर दिया था, एक पेपर मुझे दे दिया था, उसमें भी 1 से 20 तक काउंटिंग लिखी हुई थी और मुझे हर इंस्ट्रूमेंट के आगे लिखना था उसका नाम क्या है, इस तरह से। और इसके लिए मुझे टाइम मिला था 5 मिनट, 5 मिनट का टाइम। 5 मिनट में मुझे हर इंस्ट्रूमेंट के आगे उसका नाम लिखना था। वहाँ आपको एकदम रिलैक्स रहना है। मैं थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट टाइम स्किल टेस्ट दिया था, तो मैं थोड़ा हेजिटेट हो गया था और एक इंस्ट्रूमेंट का नाम मुझे याद होते हुए भी वहाँ मैं भूल गया था और मैं उसको गलत लिख के आ रहा था। तो आपको बहुत रिलैक्स से बहुत अच्छे से कर लेना। ये आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा? इमेजेस, इमेज के लिए मैं आपको प्रिपेयर करूंगा टारगेट हाई। टारगेट हाई में से आपको सब इमेजेस देख लेना है। इमेजेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओटी की, ओटी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसके नहीं, आईसीयू में जो यूज होते हैं, जैसे कैथेटर माउंट हो गया, ओरल एयर भी हो गया, इन सब चीजों की भी आपको इमेज देख लेना है। सेकंड स्टेशन पे जब मैं गया था, स्टेशन 2, स्टेशन 2 पे हमको देखने को मिला था, वहां मुझे एक नियोनेट का डमी रखा था और वहां इंस्ट्रक्शन में मुझे लिखा था कि बच्चे का सीपीआर देना है। अब सीपीआर देने के लिए हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम उसका पल्स चेक करेंगे, पल्स चेक करके एयरवे चेक करेंगे, और जैसे हम एयरवे चेक करेंगे हमको फाउंड हुआ कि नो पल्स है, पल्स नहीं फाउंड हुई, तो हम क्या करते थे? सीपीआर स्टार्ट करते थे। सीपीआर 2 फिंगर हो सकता है, 2 थंब हो सकता है, कितना डेप्थ में हमको जाना है, ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए। तो अब इसका भी ब्रीफ ओवरव्यू कर लेना, क्योंकि हो सकता है उस पेपर के अंदर आपको डेप्थ लिखा मिल जाए कि इतने ईयर का बच्चा है तो आप कितने डेप्थ में जा सकते हैं। और इन सब पे एक ऑब्जर्व जरूर होगा जो ऑब्जर्वेशन का काम करेगा, ऑब्जर्वेशन का काम। वो आपको कुछ नहीं बोलेगा ना आप कुछ बोलेंगे, आपको सिर्फ वहाँ करना होता है काम। उसके बाद इसको मैं इरेज कर देता हूँ। जब मैं वहां स्टेशन 3 पे गया, मुझे वहां पे एक बेड के ऊपर एक फीमेल थी, फीमेल बैठी हुई थी जिनसे मुझे हिस्ट्री लेना थी, हिस्ट्री लेना थी। मुझे जो वहाँ पे जो टास्क मिला था, जो लेवल था, उसके अंदर हिस्ट्री लिखी हुई थी और उसके अंदर मुझे उनसे पूछना था जीटीपीए जो हम निकालते हैं, ग्रेविटा टर्म रिटर्न अबॉर्शन लाइव बर्थ, और मुझे उसकी गेस्टेशनल एज, गेस्टेशनल एज निकालना थी उसके बाद एलएमपी पूछ के। ये मुझे वहां पे स्टेशन 3 पर देखने को मिला। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे मेन स्पेसिफिक, कि जो मुझे हिस्ट्री लेना थी, हिस्ट्री के अंदर मुझे लैंग्वेज इंग्लिश यूज करना थी। वहां पे हम हिंदी का यूज नहीं कर सकते, मुझे इंग्लिश में पूरी उसकी हिस्ट्री लेना थी। मुझे स्टेशन 3 पे देखने को मिला। मैं स्टेशन 4 पे गया तो मुझे वहां क्वेश्चन मिले, दो क्वेश्चन। ये स्टेशन 4, वहां एक क्वेश्चन था जीटीटी का,
या ml पर मिनट। और ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने किलो कैलोरी, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये हम फंडामेंटल में जो पढ़ते हैं इस तरह के क्वेश्चन में हमको देखने को मिल सकते हैं। इस तरह से मुझे 4 स्टेशन पे मुझसे क्वेश्चन किए गए थे, हर एक स्टेशन का 25 मार्क्स था, 25, 25, 25 और 25। इसमें सबसे स्पेसिफिक आपको ये पता है, जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको हर स्टेप के मार्क्स है, एवरी स्टेप का मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जीटीटी का सवाल आया, हमने फॉर्मूला अपने दिमाग में लगाया और हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। डायरेक्ट आंसर निकालने के आपको जो मार्क्स है 2 नंबर 5 नंबर वही मिलेंगे। अगर आपको पूरे मार्क्स लेना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। लाइक सबसे पहले फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूला पुट के बाद वैल्यू पुट करो, उसके बाद जो आंसर आ रहा है आंसर आप निकालो, क्योंकि हर स्टेप का एक मार्क्स होता है। ये चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताई। तो आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप टारगेट हाई की बुक लेंगे, टारगेट हाई में सारी इमेजेस को आप अच्छे से देख लेंगे। इमेजेस देखने के बाद आपको जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं नर्सिंग में सब भी नहीं पढ़ पाओगे आप इतना सब कुछ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होते हैं जैसे आईवी कैनुलाइजेशन हुआ, इंजेक्शन हुए, एनिमा हुआ, फिजिकल एग्जामिनेशन हुए, सबसे इम्पोर्टेंट मेन इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि देखने को मिलेगा ही मिलेगा, सीपीआर हुआ। ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेना है अच्छे से, उसको कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको देख लेना है अच्छे से, एक ओवरव्यू मतलब कर लेना होता है। स्टेशन 3 ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी की भी आपको देख लेना है। फिजिकल एग्जामिनेशन है तो उसमें तो कैसे करना है, अगर किसी फीमेल से हिस्ट्री लेना है तो हिस्ट्री कैसे लेते हैं, एलएमपी कैसे पूछते हैं, उसका ईडीडी एलएमपी से ईडीडी कैसे निकालते हैं, और गेस्टेशनल एज कैसे निकाली जा सकती है। और फंडामेंटल की जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मैंने ये बताया जीटीटी एमएल पर मिनट वाला, उसके सिवा आप पार्कलैंड फॉर्मूला भी पढ़ लेना है, रूल ऑफ 9 आपको पढ़ लेना है, और बेड शोर के लिए जो स्केल होती है ब्राइडन स्केल वो भी आपको पढ़ लेना है। ये चीज़ें आपको पढ़ के ही स्किल लैब में जाना है स्किल टेस्ट देने के लिए। वहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स रहना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और आपको कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर कर दूंगा। और मेजम पठान नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वहाँ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।